विपिन की बातें सभी बिल्कुल गौर से सुन रहे थे। सभी को वहां पर उसके उस विश्लेषण के साथ में ये पता चल चुका था कि वहाँ क्या हुआ होगा। ब्लड स्टोन कोई नॉर्मल चीज तो थी नहीं। ब्लड स्टोन इतना ज्यादा कीमती था कि कोई भी उसके लिए मर मिट सकता था। वास्तव में अगर ये ऐसा कुछ था तो ये बातें सोच रहे हैं साथ में ही जो रम्या थी, उसको सारी बातें पूरी तरह से पल्ले पड़ चुकी थी। वो सब कुछ समझ आ चुका था। वो कहता है, महाराज क्या मैं आपसे एक मदद ले सकती हूँ? तो महाराज अपनी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या मदद चाहिए। तो उसके साथ वो कहती है, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या आप किसी को यहाँ पर भेज सकते हैं उस के अंदर से चेक करने के लिए कि क्या उसके अंदर वो ब्लड पत्थर है या नहीं? तो उसकी बात सुनने के साथ में राजा जल्दी ही एक बंदे को बुला लेता है। वो बंदा आता है और वहां आगे जाकर और कालिया के पास में जाकर अपने कुछ औजार बाहर निकाल लेता है। औजारों को बाहर निकालने के साथ में ही वो उसको चेक करने लगता है। वो उसका एक तरह से पोस्टमार्टम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको पूरी तरह छानबीन कर रहा हो। थोड़े समय बाद में जब उसकी वहां पर वो पोस्टमार्टम कर लेता है तो उसके साथ में ही वो वापस आता है और उसे बताता है, महाराज इसके अंदर तो कोई भी ब्लड पत्थर है ही नहीं जिसके बारे में आपने मेरे से कहा था। वास्तव में इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ही कहते कहते वो रुक जाता है। तो महाराज कहते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो वो बताता है, महाराज लेकिन इसके अंदर बहुत बुरी तरह से इसको मारा गया है। तो उसके साथ में महाराज कहता है, हाँ हाँ बताओ क्या, कैसे इसको यहाँ पर मारा गया है? तो उसके साथ में बताता है, महाराज बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इसे मारने के लिए बहुत बुरी तरह से इसको ट्रीट किया गया है। इसके पेट को काटा गया। इसके पेट के अंदर से इसकी आंतें तक निकाल ली गई है। इसके अंदर का एक भी पुर्जा बाकी नहीं था। ऐसा लगता है देखने वाले ने जो भी इसके अंदर से उस स्टोन को बाहर निकाला है ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा बेरहम रहा होगा। उसने उसके अंदर की सारी चीजों को इस तरह से काट पीट कर बाहर निकाल लिया, यहाँ तक कि उसके मांस को भी नहीं छोड़ा था। उसका मांस भी वहां से गायब है। वहां वो उसको सारी बातें बता देता है और उसकी वो बातें सुनने के साथ में ही विपिन का चेहरा पूरी तरह से लाल पीला हो चुका था। गुस्से के मारे, शर्म के मारे नहीं। हाँ, ये नहीं था कि विपिन यहाँ पर अपने बारे में कुछ सोच रहा हो। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने यहाँ पर कालिया के साथ में ऐसा किया? तुम्हें क्या वास्तव में शर्म वरम नहीं आती है? आखिरकार मेरा बेचारा कालिया, तुमने उसको इतनी बुरी तरह, इतनी बहरेमी से मारा है। वहां उसका गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। वास्तव में इस जगह पर विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन अभी है ना उस राघव को यहीं पर पटक पटक कर मार सकता था। वहीं जहाँ विपिन इतनी बुरी बुरी गालियां उसको दे रहा था कि रम्या का चेहरा भी पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो गुस्से के अंदर ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेगी। उसका गुस्से के अंदर यहाँ पर राघव पूरी तरह से पिघल सकता था। उसके साथ में वो कहती है, राघव क्या तुमने वास्तव में कालिया के साथ में ऐसा किया था? तुम्हें पता है ना कालिया मेरा फेवरेट घोड़ा था। उसको मैंने कितने ज्यादा लाड प्यार से रखा था। लेकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर उसके अंदर से केवल एक पत्थर को बाहर निकालने के लिए ऐसा सब कुछ किया था। वहां वास्तव में रम्या को ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो उसका मुख्य प्रबंधक था, उसके पूरे मोह परिवार को संभाला करता था। लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि आखिरकार ये क्या है, क्यों है और कैसे हुआ है। वहीं जब रम्या यहाँ पर इसके बारे में कह रही थी तो उसके साथ में जो विपिन था वो अपने चेहरे के ऊपर पूरी तरह दुख को दिखाते हुए कहता है, मिस आपने देखा ना यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे ऊपर। मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो सकता था। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग अभी महल के अंदर हैं। घर होते तो क्या पता मेरे साथ में क्या क्या हो सकता था। ये लोग तो मुझे यहाँ पर छोड़ते तक नहीं, मुझे तो गवाही देने तक का मौका नहीं मिलता। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए बेचारे कालिया को इतनी बुरी तरह से मारा है। आखिरकार मैं तो अपने आंसू तक नहीं रोक पा रहा हूँ। ये हो क्या रहा है वास्तव में? अब मैं यहाँ से अनुरोध करता हूँ कि आप ही हैं जो यहाँ पर मेरे को कुछ कर सकती हैं। उसके साथ में वो कहता है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर ये पेट के ऊपर कट लगे हुए हैं ना, ये पहले लगे गए थे या फिर इसको मरने के बाद में लगाए गए थे? तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो वो अनुरोधक था वो आगे बढ़ता है और कहता है, जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में मैंने पता लगाया है कि इसके ऊपर का जो पेट के ऊपर कट लगे हुए ना, ये इस घोड़े के मरने के बाद में लगाए गए हैं। जब ये घोड़ा मर गया तो उसके साथ में किसी ने छुरे का यूज किया है और इसके ऊपर कट लगाते हुए जो इसके ऊपर एक खून सूखा हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पर यही बताया गया है कि उसके अंदर से उस ब्लड पत्थर को बाहर निकालने के लिए इन कटों को लगाया गया है। और इन कटों को इतने ज्यादा बहरेमी से लगाया गया है कि इसके लिए तो कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। अगर कोई और होता तो वो शायद वहां पर उल्टी भी कर सकता था।
तो उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो कहता है, देखिए रमेश, अब आपको यहाँ पर पता चल चुका है ना, अब तो यहाँ पर आपको सारी बातें पता चल गई है, तो इसी वजह से अब आपको ही मेरे को यहाँ पर सब कुछ बताना होगा, मुझे बचाना होगा, मुझे यहाँ पर आपसे ही यहाँ पर न्याय चाहिए। इन लोगों ने जो मेरे साथ में किया है उन सभी को संभालने के लिए जो विपिन था वो अपने दुख दर्द की पीड़ा को यहाँ पर सामने लाते हुए उसे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में रमिया गुस्से के अंदर कहती है, राघव, अब आपको कुछ और कहना है या और कुछ यहाँ पर बाकी है तो आप अभी भी कह सकते हैं। आखिरकार आपने ऐसा कैसे किया? इतना लालच के अंदर आने के बाद में आपने हमारे परिवार के एक सदस्य मेरे कालिया को मार डाला है। आप हमारे परिवार के मुख्य सदस्य थे, फिर भी आपने ऐसा सपोज किया है। अरे आपको कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ चाहिए था तो आप मेरे से कह सकते थे ना। अब मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है और उसके बाद में उससे बताती है, राघव, अब मैं यहाँ पर आपको सजा देने जा रही हूँ। आप हमारे मुख्य प्रबंधक है ना, तो मैं आज से आपको हमारे परिवार से बाहर निकालूंगी। इसके अलावा उससे पहले आपको 100 कोड़े मारे जाएंगे। उसके साथ में ही आपकी जितनी भी संपत्ति थी उन सभी को हमारे द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद में आपको परिवार से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आपकी सजा है जो आपने यहाँ पर एक बड़ा गुनाह किया है। रमिया अगर घर पे होती ना तो उसको शायद बचा सकती थी, लेकिन इस जगह पर वो परिवार के और महाराज के सामने थी, तो महाराज के सामने होने के बाद में वो ऐसा कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती थी। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर राघव पूरी तरह से कांप उठा था। उसको लगने लगा था कि उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। वो गिड़गिड़ाता है और वो कहता है, नहीं मिस, प्लीज प्लीज मुझे मत निकालो, प्लीज प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राघव जानता था कि अभी स्पष्टीकरण देने का कोई भी हमें मौका नहीं था। उसके लिए जितना हो सकता था वो ये था कि वो यहाँ पर उससे माफी मांगे और उसको बाहर निकालने के लिए ना कहे, क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ की बात की गई थी। एक कूड़ा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसको यहाँ पर 100 नरकों की सैर कराते। उसकी खाल यहाँ पर निकल सकती थी केवल एक कोड़ा मारते हुए, और बिना किसी साधना के तो कोई 100 कोड़े खा ले तो वो उसके लिए ऐसा था जैसे कि एक नरक। वास्तव में वो यहाँ पर मर सकता था। और इसके अलावा रही उसको बाहर निकालने की बात, तो बाहर निकालने के बाद में तो उसको कोई अंदर लेने वाला भी नहीं था और उसकी निजी संपत्ति भी ले ली गई थी। तो फिर वो कैसे यहाँ पर बच सकता था? 100 कोड़े खाने के बाद में उसके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसके बाद में वो ठीक हो सके। इसी वजह से वो अभी तक भी अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ था और बार बार माफी मांग रहा था। वो अपने बार बार सर को जमीन के ऊपर पटक रहा था और कह रहा था, मिस प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। मैं आपके उस मोह परिवार के अंदर से नहीं निकलना चाहता हूँ। मैं मोह परिवार का हमेशा से एक गुलाम रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मत निकालिए। यहाँ वो बार बार उससे कह रहा था, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में रमिया उसे मुंह फेर लेती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर राघव ये सोचने लगा था कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। उसने केवल एक छोटे मोटे नौकर के साथ में तो ऐसा किया था। हाँ, माना कि ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिरकार एक नौकर के साथ में ऐसा करने के साथ में जो मेरे से बहुत ज्यादा नीचे ओहदे के ऊपर था, उसके बाद में भी मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता था। ये बातें राघव को हजम नहीं हो रही थी। आखिरकार ये सारी चीजें कुछ ऐसी थी जिनको हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। जहां पर राघव इसके बारे में सोच रहा था, रमिया अब तुषार की तरफ पलटती है और उससे कहती है, तुषार अब आपकी बारी है। आपने जो कुछ यहाँ पर किया है ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। तुमने यहाँ पर राघव का साथ दिया, वो भी गलत काम के लिए। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है। मैं आपको सजा के तौर पर 50 कोड़े और उसके साथ में मोह परिवार के अंदर से बाहर निकलवा दूंगी। इसके अलावा आपको बाहर निकलने के बाद में कोई भी कहीं पे भी कोई सी भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। यहाँ वो उससे कहती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहती है तो उसके साथ में तुषार पूरी तरह से ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज तो उसका पूरा कैरियर यहीं पर समाप्त हो चुका था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है और उसके हाथों के अंदर से उसकी सारी डिग्रियों को यहाँ पर छीन लिया गया हो। यही बातें सोचते हुए तुषार कहने लगता है, आखिरकार मैंने विपिन से पंगा क्यों लिया? मैंने राघव की बात क्यों मानी? अगर मैं विपिन के साथ में रहता तो शायद ऐसा होता कि मैं आगे जाकर और ज्यादा बड़ा आदमी बन सकता था, क्योंकि वो जानते थे कि इतने बड़े परिवार के अंदर एक नौकर का ओहदा होना भी कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वो आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल बन सकते थे। उसके बाद में रमिया उन दोनों के ऊपर से अपना ध्यान हटा देती है। उसके साथ में वो विपिन को देखते हुए थोड़ी देर के पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो विपिन से क्या कहे। उसके बाद में वो कहती है, विपिन, इसके अलावा
अब से यहाँ पर मैंने इन दोनों प्रबंधकों का यहाँ पर पूरी तरह से निपटा दिया है। अब से ये दोनों हमारे परिवार की कोई सदस्य नहीं है, ना ये हमारे नौकर है, ना कुछ और है। अब से ये दूर रहने वाले हैं और अब से हमारे मो परिवार के अंदर कोई भी मुख्य प्रबंधक नहीं है जो सभी नौकरों का देख रेख कर सके। तो इसी वजह से अब से यहाँ पर मैं तुम्हें हमारे मो परिवार का नया मुख्य प्रबंधक बनाने जा रही हूँ। क्या हमारे मो परिवार का तुम एक मुख्य प्रबंधक बनना चाहोगे? रम्या उससे कहती है। उसकी वो बात सुनने के साथ विपिन के चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुस्कान आती है और उसके साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो बनने के लिए रेडी हो, लेकिन उसके साथ में वो कहता है, मिस, मैं आपके इस ऑफर के साथ में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझे यहाँ पर एक प्रबंधक बनाना चाहते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं शायद यहाँ पर आपके मो परिवार को संभाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपके मो परिवार को संभालते हुए कोई बिना गलती करे हुए आपके साथ में रह सकूं। यहाँ वो उससे कहता है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में रम्या साफ साफ समझ चुकी थी। वो कहती है, क्या तुम मना कर रहे हो?